everyone, welcome to Olive Board. I hope you all are fine and doing well. So आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CIIB रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव और रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विस का मॉड्यूल सी मार्केट रिस्क। इसके अंदर हम समझेंगे कि मार्केट रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेक्स रिस्क, इक्विटी रिस्क, वैल्यू एट रिस्क जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज, मैकमिलन के क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं मॉड्यूल सी मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क की बात करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं बैंक के पास पैसा है, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, यूएस डॉलर डिपॉजिट्स हैं, क्रूड ऑयल है, सो एक दिन मार्केट में आ गया सडन चेंज और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, स्टॉक के प्राइसेस गिर गए, रुपी वीक हो गया और ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट कर गए। बैंक का पैसा वैल्यू लूज कर रहा है। ये जो पॉसिबिलिटी है लॉस की ड्यू टू मार्केट चेंजेस, उसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क। सो मार्केट रिस्क इज द loss that may occur due to the adverse movements in the market variables. अगर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स अपनी वैल्यू खो दे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिपॉजिट्स अपनी वैल्यू खो दे, शॉर्ट स्टॉक प्राइस गिरने पर इक्विटी प्राइस रिस्क, फॉरेन करेंसी की डिपॉजिट्स अपनी वैल्यू खो दे अगर एक्सचेंज रेट सडनली अनफेवरेबली मूव करे, कॉमोडिटी रिस्क जैसे कि ऑयल और मेटल फ्लक्चुएट करे और प्रॉफिट या लॉस लेकर के आए। बैंक इनको मैनेज करता है रिस्क पॉलिसीज, लिमिट्स, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और मिडिल बैक ऑफिस चेक्स की हेल्प से। राइट। सो अगर एक बैंक ने 50 करोड़ रुपए अपने फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स में रखे हैं, 20 करोड़ रुपए होल्ड कर रखे हैं इक्विटीज में ट्रेडिंग के लिए, 5 मिलियन यूएस डॉलर डिपॉजिट्स इंपोर्ट्स के लिए, क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर स्पेकुलेटिव गेन्स के लिए, तो कौन सा स्टेटमेंट बैंक के मार्केट रिस्क एक्सपोजर को आइडेंटिफाई करता है? देखो यहां पर सबसे पहले लिखा है बॉन्ड्स। देखो अगर बैंक ने फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स खरीदे 6% के कूपन पर, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% हो जाए तो ये बॉन्ड्स कम अट्रैक्टिव हो जाएंगे। प्राइस गिरता है तो लॉस रियलाइज हो सकता है। बैंक ने 50 करोड़ के बॉन्ड्स का मार्केट प्राइस गिरता है तो मतलब 2-3 करोड़ का पोटेंशियल लॉस। राइट। सो यहां पर अगर हम इक्विटीज की बात कर रहे हैं, बैंक ने 20 करोड़ रुपए शेयर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीद रखे हैं, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए तो शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, लॉस है। यूएस डॉलर डिपॉजिट, बैंक के यूएस डॉलर डिपॉजिट है इंपोर्ट्स के लिए, अगर रुपी डेप्रिशिएट हो जाए तो यूएस डॉलर की वैल्यू रुपी में बढ़ जाएगी, अगर बैंक ने हेज नहीं किया तो लॉस हो सकता है। क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बैंक ने क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, प्राइस वॉलेटाइल हुआ, पोटेंशियल लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। सो बैंक साइमल्टेनियसली इंटरेस्ट रेट, इक्विटी, फॉरेक्स एक्सचेंज और कमोडिटी रिस्क फेस करता है। यहां पर हम ऑप्शन सी को करेक्ट मानेंगे, बॉन्ड, इक्विटीज, यूएस डॉलर, कमोडिटीज, इंटरेस्ट रेट, इक्विटी, फॉरेक्स एक्सचेंज एंड द कमोडिटी रिस्क, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात आती है बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक और इनके डिफरेंस की। तो सबसे पहले बैंकिंग बुक के बारे में बात करते हैं। सोचो बैंक के पास पैसा है और वो इन्वेस्ट करे दो जगह, मतलब इन्वेस्टेड है दो जगह। बैंकिंग बुक में जहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स और बॉन्ड्स जो मेच्योरिटी तक होल्ड किए जाते हैं, बैंक को यहां स्टेबल इनकम और कस्टमर रिलेशनशिप चाहिए। राइट। यहां पर बेसिकली बैंक ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया एक कॉर्पोरेट को 5 साल के लिए। बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा हर साल
और मेच्योरिटी तक पैसा वापस मिल जाएगा। ट्रेडिंग बुक में शेयर्स और बॉन्ड्स तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ट्रेड किए जाते हैं। रिस्क हाई होता है लेकिन प्रॉफिट जल्दी मिल जाता है। बैंक ने 20 करोड़ रुपए के आईटी शेयर्स खरीदे। कल प्राइस 100 रुपए था और आज 110 रुपए हो गया, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का प्लान है। बैंकिंग बुक स्टेबिलिटी के लिए होती है, ट्रेडिंग बुक प्रॉफिट और मार्केट रिस्क के लिए होती है, राइट। सो अगर हम बोलें कि एक बैंक के पास ये पोजीशंस है, 5 साल के कॉर्पोरेट टर्म लोन, शेयर टेक कंपनीज में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि उन्होंने मेच्योरिटी तक हेल्ड कर रखे हैं, बॉन्ड जिनको अवेलेबल फॉर सेल के लिए क्लासिफाई किया गया है, तो कौन सा करेक्ट पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन यहां पर होगा? देखो, टर्म लोन्स मतलब बैंकिंग बुक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट इनकम स्टेबल है, बैंक का पैसा इंटेंशन है मेच्योरिटी तक पैसा होल्ड करना। मतलब 5 साल का कॉर्पोरेट लोन, बैंक को हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल मेच्योरिटी पर वापस आएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स ने अगर मेच्योरिटी तक होल्ड कर रखा है, ये भी लॉन्ग टर्म है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है और मार्केट कॉस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क लिमिटेड है। आईटी शेयर्स ट्रेडिंग बुक मतलब शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का प्रॉफिट प्लान, मार्केट फ्लक्चुएट करेगा तो शॉर्ट टर्म इक्विटी रिस्क। एग्जांपल, शेयर्स खरीदे 100 रुपए के और कल वो मतलब वो 110 रुपए के हो जाएंगे, प्रॉफिट प्लान। और अवेलेबल फॉर सेल मतलब बैंक प्लान के अकॉर्डिंग कब बेचना है, कब होल्ड करना है, मार्केट प्राइस चेंज होगा तो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस होगा। एग्जाम्पल, 10 करोड़ के अवेलेबल फॉर सेल बॉन्ड है, मार्केट में प्राइस ऊपर गिरता है, वैल्यू इक्विटी में दिखाया जाएगा, ठीक है। सो बैंकिंग बुक मतलब टर्म लोन्स प्लस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम। ट्रेडिंग बुक मतलब आईटी शेयर्स प्लस एएफएस बॉन्ड, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और हाई मार्केट रिस्क। सो बैंकिंग बुक स्टेबिलिटी और ट्रेडिंग बुक प्रॉफिट और रिस्क, राइट। सो विच आंसर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस? ऑप्शन बी, टर्म लोन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बैंकिंग बुक, आईटी शेयर्स ट्रेडिंग बुक, एएफएस बॉन्ड्स ट्रेडिंग बुक। अब बात करते हैं हेल्ड टू मेच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और अवेलेबल फॉर सेल की। तीनों कॉन्सेप्ट तीनों इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर हेल्ड टू मेच्योरिटी। बैंक ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5 साल के लिए खरीदे और प्लान है कि मेच्योरिटी तक होल्ड करे। मार्केट में प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा तो बैंक का इंटेंशन चेंज नहीं होगा, स्टेबल इनकम और लो शॉर्ट टर्म रिस्क होगा। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग मतलब बैंक ने आईटी शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे, प्राइस फ्लक्चुएशंस का फायदा उठेगा, हाई मार्केट रिस्क, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का प्लान। और अवेलेबल फॉर सेल मतलब बैंक ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लिए, ना शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ना ही मैच्योरिटी तक होल्ड करने के लिए। कब बेचना है या कब होल्ड करना है, ये फ्लेक्सिबल प्लान है। सो अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस इक्विटी में शो होते हैं, राइट। सो अगर एक बेसिकली बैंक ने 50 करोड़ के फिक्स रेट बॉन्ड 6% पर होल्ड कर रखे हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट 8% से बढ़ गया, तो क्या होगा? देखो, बैंक के बॉन्ड का फिक्स्ड कूपन 6% है। अगर मार्केट इंटरेस्ट 8% है तो नया बॉन्ड 8% ऑफर कर रहा है, तो पुराने बॉन्ड का तो वैल्यू ही कम हो जाएगा। अगर बैंक बेचेगा तो लॉस होगा, तो
एग्जाम्पल 50 करोड़ के बॉन्ड का प्राइस 2% गिरता है तो 1 करोड़ का सीधा लॉस है। हाई मार्केट रेट, फिक्स रेट इंस्ट्रूमेंट्स का वैल्यू गिरता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बॉन्ड प्राइस फॉल्स, पोटेंशियल लॉस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इक्विटी प्राइस रिस्क क्या होता है? इक्विटी प्राइस रिस्क मतलब बैंक ने 20 करोड़ के आईटी शेयर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदे, मार्केट क्रैश हो गया तो शेयर की वैल्यू 10% गिर गई, बैंक का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लान लॉस में चला गया, दैट इज इक्विटी प्राइस रिस्क, राइट। मतलब लॉस हुआ इक्विटी प्राइसेस के अंदर एडवर्स मूवमेंट होने की वजह से। अगर यहां पर बैंक ने 20 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर रखे, मार्केट 10% से गिर गई, तो कौन सा रिस्क अप्लाई होगा? देखो, हमें पता है कि बैंक का इंटेंशन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। शेयर का प्राइस गिरने से अनरियलाइज्ड या रियलाइज्ड लॉस होगा, जो कि इक्विटी प्राइस रिस्क है। एग्जाम्पल, 20 करोड़ के शेयर और 10% गिर गए तो 2 करोड़ का लॉस। इक्विटी प्राइस रिस्क यूजुअली ट्रेडिंग बुक सिक्योरिटीज में होता है। सो इक्विटी प्राइस रिस्क इज द करेक्ट आंसर है। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हमें पता है फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है। करेंसी रिस्क में मतलब बैंक के पास सपोज यूएस डॉलर डिपॉजिट 5 मिलियन के लिए इंपोर्ट के लिए है, रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, बैंक को रुपए में लॉस हुआ, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है। अब बैंक ने सपोज मेंटेन कर रखे हैं 5 मिलियन के डिपॉजिट और रुपी डेप्रिशिएट हो गया 5% एक मंथ में, तो इसका इफेक्ट क्या है? इसका सीधा सीधा इफेक्ट है बैंक के यूएस डॉलर डिपॉजिट का वैल्यू रुपए में बढ़ता है, तो कॉस्ट फॉर इंपोर्ट भी बढ़ जाता है। अगर हेज नहीं किया तो लॉस रियलाइज होगा। मतलब यूएस डॉलर 5 मिलियन 5% के हिसाब से 3 करोड़ 75 लाख का लॉस। तो फॉरेन एक्सचेंज डायरेक्टली फॉरेन करेंसी एक्सपोजर से लिंक्ड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, पोटेंशियल लॉस। कॉमोडिटी रिस्क क्या होता है? कॉमोडिटी रिस्क में बेसिकली बैंक ने 10 करोड़ क्रूड ऑयल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लिए, प्राइस गिर गया 8% तो बैंक का प्रॉफिट लॉस में चला गया और कॉमोडिटी रिस्क रियलाइज्ड हो गया। अगर बैंक ने क्रूड ऑयल ट्रेडिंग के लिए हेल्ड कर रखे थे, प्राइस गिर गया 8%, तो कौन सा रिस्क होगा? कॉमोडिटी रिस्क होगा। मतलब बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए खरीदे, ट्रेडिंग बुक एसेट है, ठीक है। अब प्राइस गिर गया, अब प्राइस गिर के हो गया 8%, तो बैंक का प्रॉफिट चला गया लॉस में। सो 10 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट 8% का ड्रॉप हुआ, सीधा सीधा 80 लाख का नुकसान हो गया। सो कॉमोडिटी रिस्क यूजुअली लेस लिक्विड मार्केट्स में ही हाई होता है। इनमें से कौन सा मार्केट रिस्क का पार्ट नहीं है? Which of the following is not a part of market risk? देखो, मार्केट रिस्क मतलब लॉस होना वो भी ड्यू टू चेंजेस इन द मार्केट वेरिएबल, जैसे इंटरेस्ट रेट, स्टॉक प्राइसेस, करेंसी रेट, कॉमोडिटी प्राइसेस, राइट। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी रिस्क, कॉमोडिटी रिस्क डायरेक्टली ये क्या है? मार्केट वेरिएबल्स से लिंक्ड होते हैं, ये भी मार्केट रिस्क का ही पार्ट है। जबकि कंट्री रिस्क क्या है? जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स से रिलेटेड होता है। मतलब मार्केट फैक्टर्स का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ये क्रेडिट रिस्क और सॉवरेन रिस्क के अंडर आता है, राइट। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो
तो बैंक के लोन्स और इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होंगे, लेकिन ये मार्केट रिस्क की कैटेगरी में नहीं आएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज कंट्री रिस्क. नाउ इंटरेस्ट रेट रिस्क इज नॉट वेरी रिलेवेंट फॉर interest rate risk is not very relevant for C. इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब फिक्स्ड रेट के फिक्स्ड इनकम के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बॉन्ड, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाते हैं तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का प्राइस गिरता है और लॉस रियलाइज होता है. शेयर और स्टॉक्स में उनका रिटर्न मोस्टली इक्विटी परफॉर्मेंस और कंपनी प्रॉफिट्स पर डिपेंड करता है, ना कि इंटरेस्ट रेट पर. अगर 10 साल का बॉन्ड 6% पर इशू हुआ और मार्केट रेट 8% है तो बॉन्ड प्राइस गिरता है, लेकिन अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में 10% ऊपर गए तो इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट नहीं होगा. सो द करेक्ट आंसर इज शेयर्स एंड स्टॉक्स. Which of the following factor causing volatility in stock prices is diversifiable? देखो, सिस्टमिक रिस्क क्या है? ओवरऑल मार्केट रिस्क, इकोनॉमिक वाइड इवेंट्स होंगे, ग्लोबल क्राइसिस होगा, डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता. अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसको इडियोसिंक्रेटिक रिस्क भी कहते हैं, ये कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर से होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट में फेल हो गया, स्ट्राइक फेलियर हो गया. डाइवर्सिफाई किया जा सकता है होल्डिंग करके अलग अलग स्टॉक के पोर्टफोलियो को. इकोनॉमिक कंडीशन में मैक्रो फैक्टर सिस्टमिक रिस्क होता है, डाइवर्सिफाई नहीं होता. अगर एक कंपनी के सीईओ ने रिजाइन कर दिया, शेयर प्राइस गिरेगा, इडियोसिंक्रेटिक रिस्क होगा. अगर पोर्टफोलियो में मल्टीपल कंपनीज है, ओवरऑल इंपैक्ट रिड्यूस हो जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेटिक रिस्क. राइट, दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेटिक रिस्क. The sensitive of a stock to change in bond market indices is denoted with, मतलब जो स्टॉक की सेंसिटिविटी है चेंज होने की ब्रॉड मार्केट में, वो क्या इंडिकेट करती है? देखो, बीटा फैक्टर स्टॉक का सेंसिटिविटी मेजर होता है मार्केट मूवमेंट के रिस्पेक्ट में. अगर बीटा जो है वो बेसिकली 1 के इक्वल है तो स्टॉक मार्केट मूव करेगा मार्केट के साथ. अगर बीटा ग्रेटर देन है 1 से, मतलब स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल है मार्केट से. अगर बीटा लेस देन 1 है, दैट मींस स्टॉक कम वॉलेटाइल है. ड्यूरेशन और मॉडिफाइड ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी फॉर बॉन्ड्स के लिए होता है. अल्फा मतलब एक्सेस रिटर्न वर्सेस मार्केट एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस का मेजर. अगर स्टॉक का बीटा 1.2 है और मार्केट 5% ऊपर गया तो स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 6% ऊपर जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बीटा फैक्टर. इनमें से कौन सा रिकंसिलेशन होता है ट्रेडिंग अकाउंट का लेता है? रिकंसिलेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. देखो, बैक ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, सेटलमेंट के लिए, एज वेल एज रिकंसिलेशन के लिए. जस्ट अ सेकेंड. सॉरी. सो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, रिकंसिलेशन के लिए और सेटलमेंट के लिए. राइट. वहीं अगर हम बात करें फ्रंट ऑफिस की, मतलब फ्रंट ऑफिस क्या है?
डीलिंग रूम है, मतलब इसको हम प्रॉफिट सेंटर बोलते हैं किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस के अंदर एज अ प्रॉफिट सेंटर वर्क करती है। मतलब ट्रेजरी का जो रोल है वो ज्यादा बढ़ गया है कि पहले क्या होता था, ट्रेजरी को तो सिर्फ एक ऐसा बोला जाता था कि ठीक है एक अब सेपरेट जगह है ब्रांचेस में ट्रेजरी के लिए। तो फ्रंट ऑफिस मतलब जहां पर ट्रेडिंग और मार्केट पोजीशंस इनिशिएट होती हैं, जबकि मिड ऑफिस में क्या होता है, रिस्क का मॉनिटरिंग होता है, लिमिट्स चेक होती हैं, साथ ही साथ जो है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी होता है। और ट्रेजरी डिपार्टमेंट बेसिकली इन सब में ये सारी चीजें होती हैं। मतलब ट्रेडर ने शेयर्स खरीदे और बेचे, फ्रंट ऑफिस में ट्रांजैक्शन थी, बैक ऑफिस वेरीफाई करेगा, रिकंसाइल करता है ट्रेडिंग अकाउंट और बुक में, एरर को चेक करता है और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को जनरेट करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज बैक ऑफिस। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड की। अगर मैं आपको बोलूं, सोचो कि एक स्कूल है जिसका नया नया बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। अब जो प्रिंसिपल है उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो 2 टीचर्स और पेरेंट्स से कहता है आप मुझे 5 साल के लिए पैसा उधार दे दो, मैं हर साल आपको थोड़ा इंटरेस्ट दूंगा और 5 साल बाद आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। अब ये जो प्रॉमिस पेपर पर दिया गया यही बॉन्ड है। स्कूल क्या हो गया, इशूअर, मतलब जो पैसा ले रहा है। टीचर और पेरेंट्स कौन हो गए, इन्वेस्टर्स जो पैसा दे रहे हैं। इंटरेस्ट, कूपन, और 5 साल बाद पैसा मिला मतलब मेच्योरिटी। अब बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ज्यादातर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज रखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि इनमें रेगुलर फिक्स्ड इनकम मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डिफॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट 0 होता है, सो कैपिटल सेफ रहेगा और मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाएगा। तो लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क एक प्रॉब्लम है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो पुराने बॉन्ड जिसमें कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उनकी मार्केट वैल्यू ही गिर जाएगी। इसीलिए बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली बैंक्स के लिए, ठीक है। सो मतलब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक तरीके का फिक्स्ड इनकम डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को शो करता है इश्यूअर और इन्वेस्टर के बीच में, जहां पर गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट अपने बॉन्ड्स को इशू करती है, उन बॉन्ड्स को इन्वेस्टर्स खरीदते हैं एक मेच्योरिटी के पीरियड के लिए। बदले में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट उनको इन्वेस्टर्स को पीरियोडिक इंटरेस्ट देती है और मेच्योरिटी पर पूरा पैसा भी वापस करती है, ठीक है। फेस वैल्यू जो अमाउंट मेच्योरिटी पर पेड होता है, कूपन रेट फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, मेच्योरिटी डेट जो डेट होती है प्रिंसिपल के रीपे करने की, इशूअर रेटिंग जो क्रेडिट रेटिंग और यील्ड को डिटरमाइन करती है। और क्या कहां पर ऐसी जो बेसिकली इन्वेस्ट होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, जैसे कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये इसका आंसर है, मतलब बॉन्ड का मतलब है। अगर हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क की ही होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क अगर बढ़ गया तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो पुराने बॉन्ड होंगे उनके लिए। सो इनमें से कौन सा एक्यूरेट है बॉन्ड्स के लिए जो बैंक के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हेल्ड किए जाते हैं? देखो, अगर हम यहां पर करेक्ट आंसर की बात करें, अगर बॉन्ड मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो प्रिंसिपल लॉस का रिस्क होता ही नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क मार्केट वैल्यू में होता है। अगर बैंक को बीच में बॉन्ड बेचना पड़े तो लॉस हो सकता है। तो इंटरेस्ट रेट एक कंप्लीटली जो है यहां पर एलिमिनेट हो ही नहीं सकता। सो
an increase in market interest rate will reduce the market value of existing fixed rate bonds. So option C is correct here. Then अब बात करते हैं G6 की, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या मतलब हो गया? अब अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रोड्स, डिफेंस, सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए पैसा चाहिए। टैक्स से जितना आता है कभी कभी वो पूरा नहीं पड़ पाता, ठीक है, कभी कभी वो इनफ नहीं हो पाता है, तो गवर्नमेंट मार्केट में जाकर बोलती है जो मुझे पैसा उधार देगा मैं उसे फिक्स्ड टाइम बाद इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। तो ये जो उधार का पेपर होता है वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीसैक बोलते हैं। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के लिए, डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो इशू करती है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब ट्रेजरी बिल्स को समझते हैं। ट्रेजरी बिल्स होते हैं शॉर्ट टर्म, एक साल से कम के लिए, जैसे 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए या 364 डेज के लिए। ये जीरो कूपन होते हैं, मतलब इंटरेस्ट अलग से नहीं मिलता। सपोज अगर 100 रुपए का टी बिल आपने 98.20 में खरीदा, मैच्योरिटी पे आपको पूरे 100 रुपए मिलेगा, प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपया 80 पैसे। सिंपल है, डिस्काउंट पे खरीदो, फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल कभी कभी गवर्नमेंट को सिर्फ 30 या 60 दिन के लिए पैसा चाहिए होता है, तो टेम्परेरी मिसमैच तब इशू होता है ये कैश मैनेजमेंट बिल। ये भी टी बिल्स जैसा ही होता है, मैच्योरिटी 91 डेज से कम होती है और बहुत ही छोटे टर्म के लिए लिक्विडिटी को मैनेज करने वाला टूल होता है। फिर आता है डेटेड G6। डेटेड G6 क्या होता है? बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स होते हैं, मतलब यहां पर फिक्स्ड या फ्लोटिंग कूपन मिलता है, इंटरेस्ट हाफ ईयर पर मिलता है। मतलब अगर 100 रुपए का बॉन्ड है, 7% का कूपन है, मतलब इंटरेस्ट है, तो हर साल 7 रुपए ही मिलेगा, ठीक है। तो हाफ ईयरली पे कितना मिला? आधे साल में अगर साल में 7 रुपए मिल रहा है तो एक आधे साल में 3.5 रुपए मिलेगा। तो ये बैंक्स के पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा होते हैं। G6 में प्रैक्टिकली कोई डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता, इनको गिफ्ट एज्ड सिक्योरिटीज बोला जाता है, इनके अंदर जीरो रिस्क वेट होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट का रिस्क तब भी स्टिल इनके अंदर मतलब प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रेजरी बिल्स को डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से अलग करती है इंडिया के अंदर? तो अगर हम यहां पर आंसर की बात करें, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट यहां पर क्या है? ट्रेजरी बिल्स कैरी फ्लोटिंग कूपन रेट्स व्हाइल डेटेड G6 आर जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट। टी बिल्स जीरो कूपन्स होते हैं, फ्लोटिंग कूपन्स नहीं होते। तो मतलब डेटेड G6 जो है वो कूपन पे करते हैं, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार वेयर एज डेटेड G6 आर डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट्स। टी बिल्स डिस्काउंट पर इशू होते हैं, प्रीमियम पर नहीं होते, और डेटेड G6 कूपन जो है वो पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऑप्शन सी ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म जीरो कूपन बॉन्ड्स इशूड एट डिस्काउंट व्हाइल डेटेड G6 पे पीरियोडिक कूपन एंड हैव अ लॉन्गर मैच्योरिटीज। बिल्कुल सही है, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म है, जीरो कूपन है, डिस्काउंट पर इशू होते हैं, जबकि डेटेड G6 लॉन्ग टर्म है, फिक्स्ड फ्लोटिंग कूपन है, सेमी एनुअल इंटरेस्ट है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंडियन डेट मार्केट की, जहां पर
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और कॉर्पोरेट डेट मार्केट को देखा जाता है। सोचो, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत बड़ा स्कूल है। इसमें दो मेजर फंड प्रोवाइडर्स हैं, एक तो गवर्नमेंट और एक कॉर्पोरेट कंपनीज। गवर्नमेंट रेगुलर बॉन्ड्स इशू करती है रोड्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जबकि जब गवर्नमेंट कॉर्पोरेट कंपनीज है वो बॉन्ड इशू करती हैं फैक्ट्रीज, एक्सपेंशन के लिए, लंबे समय के प्रोजेक्ट्स के लिए। अब ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है ये थोड़े रिस्की होते हैं क्योंकि उनपे सॉवरेन गारंटी नहीं होती, इसीलिए उन्हें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और इंटरेस्ट डिपेंड करता है कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर। अगर ट्रिपल ए कंपनी है तो कम इंटरेस्ट है, लोअर रेटिंग है तो ज्यादा इंटरेस्ट है। इंडिया में बॉन्ड मार्केट में दो मेजर सेगमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और कॉर्पोरेट डेट मार्केट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स डोमिनेट करते हैं इंडियन मार्केट को। आरबीआई इन बॉन्ड्स का यूज करता है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, राइट। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ज्यादातर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू होते हैं, मोस्टली इन्वेस्टमेंट ग्रेड होते हैं और फिक्स रेट पर होते हैं। अब अगर हम टाइप्स को समझे, फिक्स रेट बॉन्ड्स को की बात करें, ये बहुत ही सिंपल तरीके के बॉन्ड्स हैं, बहुत ही सिंपल तरीके के बॉन्ड्स। एक बार इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया, पूरा टेन्योर सेम रहेगा। एग्जाम्पल 8.24% GS 2018। इसका क्या मतलब है? हर साल 8.24 इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ईयरली 4.12%। तो प्रेडिक्टेबल, यहाँ पर प्रेडिक्टेबल इनकम है, सिंपल। फिर है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में क्या होता है? ये थोड़े स्मार्ट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, हर 6 महीने में या 1 साल में रीसेट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस रेट प्लस स्प्रेड, राइट। मतलब अगर 182 दिन का टी बिल यील्ड और फिक्स्ड स्प्रेड, अगर मार्केट में रेट बढ़ेगा तो कूपन बढ़ेगा, मार्केट का रेट घटेगा तो कूपन भी घटेगा, इसीलिए इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होता है इनमें। फिर आता है हमारा जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स में तो कोई इंटरेस्ट पेमेंट ही नहीं होती है, डिस्काउंट पर मिलते हैं, मैच्योरिटी पर फेस वैल्यू मिलता है, तो बिल्कुल टी बिल जैसा स्ट्रक्चर है इनका। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है? सिर्फ प्रिंसिपल इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है, कूपन नॉर्मल होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रिंसिपल भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये नेक्स्ट लेवल का प्रोटेक्शन है, यहां पर प्रिंसिपल इन्फ्लेशन से ही प्रोटेक्ट किया जाता है, कूपन भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। इंडिया में 2013 में इश्यू हुए कुछ बॉन्ड्स जो इन्वेस्टर को रियल रिटर्न से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहां पर बात करें कौन सा कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स को इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड से अलग करता है स्टेटमेंट, देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? दोनों प्रिंसिपल और कूपन इंडेक्स्ड होते हैं इन्फ्लेशन में, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड में, तो गलत है। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड में सिर्फ प्रिंसिपल इन्फ्लेशन लिंक्ड होता है, कूपन नहीं होता। बी ऑप्शन, कूपन पेमेंट्स आर इंडेक्स टू इन्फ्लेशन इन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, ये रिवर्स स्टेटमेंट है, उल्टी करके दे दी, जबकि कूपन इन्फ्लेशन लिंक्ड नहीं होता कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड में। ऑप्शन सी, in capital index bond only the principal is indexed to inflation, whereas in inflation index bonds both coupon and principal are indexed। देखो बिल्कुल सही, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड में प्रिंसिपल इन्फ्लेशन लिंक्ड होता है और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में प्रिंसिपल इन्फ्लेशन भी लिंक्ड होता है, कूपन भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, और यही मेजर डिफरेंस है। सो यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। कॉलेबल बॉन्ड्स, कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? देखो कॉलेबल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें, सोचो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इश्यू किया 10 साल के लिए, 5 साल बाद इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर गया। अब गवर्नमेंट सोचे मैं पुराना हाई इंटरेस्ट बॉन्ड वापस ले लेती हूं और नया लो इंटरेस्ट बॉन्ड इश्यू कर लेती हूं, ठीक है। यही है कॉल ऑप्शन।
जब पुराना हाई इंटरेस्ट बॉन्ड वापस ले लिया जाए और नया लो इंटरेस्ट बॉन्ड इशू कर लिया जाए। दूसरी साइड, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और इन्वेस्टर को लगे कि बेटर रिटर्न मिल सकता है, तो वो बोलेगा कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। यही है पुट ऑप्शन, जो कि इन्वेस्टर का राइट होता है। जैसे अगर एग्जांपल 6.72% GS 2012, इसमें 5 साल बाद दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे पार वैल्यू पर। तो अगर इंटरेस्ट रेट फॉल हो गया तो कौन सा बॉन्ड अंडर परफॉर्म करेगा, अगर हम कंपेयर करें ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स से? तो देखो, इंटरेस्ट रेट गिरने पर इशूअर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। इन्वेस्टर का अपसाइड लिमिटेड हो जाता है, इसीलिए कॉलेबल बॉन्ड्स में प्राइस एप्रिसिएशन कैप्ड होती है। सो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा, कॉलेबल बॉन्ड्स। स्पेशल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? देखो, कभी गवर्नमेंट के पास सब्सिडी देने के लिए कैश नहीं होता, तो वो ऑयल कंपनीज को बोलती है कैश नहीं है, ये बॉन्ड ले लो। अब ये बॉन्ड मार्केट में बेचे जा सकते हैं फंड्स रेज करने के लिए। ये SLR एलिजिबल नहीं होते, बट रेपो कोलेट्रल के लिए एलिजिबल होते हैं। तो स्पेशल सिक्योरिटीज जो इशू की जाती हैं सब्सिडीज के ल्यू में, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन SLR एलिजिबल। ये SLR में काउंट नहीं होते, पर रेपो के लिए कोलेट्रल यूज हो सकते हैं। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, देखो 2018 में PSU बैंक्स को स्ट्रेथन करने के लिए रिकैप बॉन्ड्स आए। अब ये बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड नहीं करते, स्पेशल GL सिक्योरिटी होते हैं और HTM में अनलिमिटेड होल्ड कर सकते हैं। तो बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स जो हमारे अलग है नॉर्मल GSEC से। क्यों अलग है? क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड ही नहीं होते हैं और HTM हेल्ड टू मैच्योरिटी में अनलिमिटेड होल्ड अलाउड होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड HTM लिमिट आर एग्जेम्प्टेड हियर। स्ट्रिप्स क्या होता है? स्ट्रिप्स की फुल फॉर्म है यहां पर सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसका क्या मतलब है? देखो, सोचो एक नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हर 6 महीने पर इंटरेस्ट मिलता है, एंड में प्रिंसिपल मिलता है। स्ट्रिप्स में इन सब कैश फ्लोज को अलग अलग सिक्योरिटीज बना दिया जाता है। हर एक स्ट्रिप 0 कूपन बॉन्ड बन जाता है और इंडिया में स्ट्रिप्स एलिजिबल होते हैं अगर अंडरलाइन GSEC SLR एलिजिबल हो तो। सो स्ट्रिप्स बेसिकली सारे कैश फ्लोज को अलग अलग सिक्योरिटीज का रूप दे देता है। तो इनमें से कौन सा स्ट्रिप्स के लिए सही है? ऑब्वियसली ये क्या है? 0 कूपन सिक्योरिटीज जो एग्जिस्टिंग GSEC से ही डिराइव्ड हुए हैं। ये ऑक्शन से इश्यू नहीं होते, एग्जिस्टिंग GSEC से क्रिएट होते हैं और 0 कूपन होते हैं। सो ऑप्शन सी इज डेफिनेटली करेक्ट हियर। नाउ हाँ, सो ट्रेजरी बिल्स और जो T बिल्स होते हैं वो हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और प्रेजेंटली इशू करती है किस टेन्योर के लिए, कितने टेन्योर के लिए? T बिल्स। देखो, इंडिया के अंदर जो हमारे T बिल्स होते हैं वो बेसिकली 3 टेनोर्स के लिए होते हैं। एक तो 91 डे, ठीक है, दूसरा 182 डेज और
364 days। ऑप्शन अगर आप देखो तो 45 डेज नहीं होता, 365 डेज नहीं होता, एक्चुअल 365 4 डेज होता है, 91 डेज होता है। तो हमें यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 91 डेज। 182 होता है, 180 नहीं होता, सो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। फिर एसडीएल स्प्रेड्स ओवर सेंट्रल जीसेक प्राइमरीली रिफ्लेक्ट। अब अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं इसका कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी लोन रेस करता है, इन्हें कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ये ऑक्शन से ही इशू होते हैं। और दूसरा इनका फीचर क्या है कि सेमी एनुअल इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल मैच्योरिटी पे मिलेगा, एसएलआर के लिए एलिजिबल होंगे और रेपो कोलेट्रल भी एलिजिबल होती है। तो जो एसडीएल स्प्रेड है सेंट्रल जीसेक में वो किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, स्टेट्स का सॉवरेन बैकिंग इनडायरेक्टली होता है। बट फिर भी क्रेडिट को डिफरेंशिएट करना, लिक्विडिटी का डिफरेंस, सप्लाई डिमांड, इन्हीं वजह से एसडीएल यील्ड थोड़ा ज्यादा होता है। सो यहां पर क्रेडिट डिफरेंशिएशन और सप्लाई फैक्टर्स इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रिप्स मैंने आपको बताया, स्ट्रिप्स क्या है। देखो कॉलेबल बॉन्ड्स में नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी होती है, स्ट्रिप्स की हाई ड्यूरेशन होती है, और जो स्पेशल सिक्योरिटीज होती हैं वो नॉन एसएलआर होती हैं। राइट तो अगर हम यहां पर बात करें स्ट्रिप्स की, स्ट्रिप्स सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। अब नॉर्मल जीसेक में क्या होता है, सेमी एनुअल कूपन मिलता है, फाइनल प्रिंसिपल मिलता है, लेकिन स्ट्रिप्स में हर कूपन और प्रिंसिपल को अलग अलग सिक्योरिटी बना दिया जाता है। हर स्ट्रिप जीरो कूपन बॉन्ड बन जाता है, डिस्काउंट पर ट्रेड करता है, इसीलिए स्ट्रिप्स एसेंशियली जीरो कूपन बॉन्ड्स का कलेक्शन होता है। तो जहां आपको स्ट्रिप्स दिखे तो आंख बंद करके हमें जीरो कूपन बॉन्ड्स ही उनको बोलना है। बॉन्ड प्राइस इज द सम ऑफ डैश वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज received towards interest and principal payments from a bond। बॉन्ड प्राइस, देखो बॉन्ड वैल्यूएशन का एक गोल्डन फॉर्मूला है। बॉन्ड प्राइस क्या होता है, बॉन्ड प्राइस होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज को रिक्वायर्ड यील्ड से डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, बेसिकली प्राइस को हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कूपन डिवाइड बाय 1 प्लस आर टी प्लस होल पावर टी, देन पार डिवाइड बाय 1 प्लस आर होल पावर एन। राइट, यहां पर आर का मतलब है रिक्वायर्ड यील्ड, इसीलिए बॉन्ड प्राइस ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू होता है, फ्यूचर वैल्यू नहीं होता। सो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? When the coupon rate is less than the required yield, the price is dash then par value। जब कूपन रेट रिक्वायर्ड यील्ड से कम हो तो प्राइस, देखो कूपन रेट अगर रिक्वायर्ड यील्ड से कम है मतलब मार्केट हाई रिटर्न डिमांड कर रहा है,
मार्केट क्या कर रहा है, हाई रिटर्न को डिमांड कर रहा है, तो इन्वेस्टर कम कूपन वाले बॉन्ड के लिए फुल पैसा, मतलब फुल 1000 या कुछ भी पैसा है वो नहीं देगा, बॉन्ड डिस्काउंट पर ही ट्रेड करेगा। अब इसका रूल होता है, क्या रूल होता है कि कूपन अगर देखो, अगर कूपन बराबर है यील्ड के, मतलब प्राइस होगा पार के इक्वल, ठीक है। अगर कूपन ज्यादा है यील्ड से, सो प्राइस क्या होगा हमारा, बड़ा होगा पार से, जिसको हम प्रीमियम का नाम भी दे देते हैं। और अगर कूपन कम है यील्ड से, मतलब जो प्राइस है वो भी कम होगा पार से, तो डिस्काउंट होगा। सो यहां पर इसीलिए हमारा आंसर होगा लेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब कूपन रेट लेस होता है रिक्वायर्ड यील्ड से, तो प्राइस भी लेस ही होता है पार वैल्यू से। अब जो ग्राफ है जो प्राइस यील्ड के रिलेशनशिप को शो करता है किसी भी ऑप्शन फ्री बॉन्ड के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? देखो, बॉन्ड प्राइस और यील्ड का रिलेशन जो याद करने वाला है, अगर यील्ड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, अगर यील्ड घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। बट ये लीनियर नहीं होता, ग्राफ कर्व होता है और वो भी कॉन्वेक्स होता है। इसका मतलब प्राइस फॉल स्लो होता है जब यील्ड बढ़ता है, और प्राइस राइज ज्यादा होता है जब यील्ड गिरता है, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी मतलब इन्वेस्टर का बेनिफिट। इसीलिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स कर्व, ऑप्शन सी। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा टी बिल का टेनोर होता है 91 डे, 182 डे और 364 डेज का। स्ट्रिप्स जीरो कूपन के होते हैं। बॉन्ड प्राइस मतलब प्रेजेंट वैल्यू, कूपन अगर यील्ड से कम है तो डिस्काउंट, और प्राइस यील्ड ग्राफ है तो कॉन्वेक्स। अगर एक ट्रेडर जो बॉन्ड पोर्टफोलियो को होल्ड करता है, बॉन्ड का टाइप है यहां पर मार्केट यील्ड दिया है, नॉमिनल वैल्यू को दिया है। अब यहां पर पीवीपी वैल्यू दी है 100 रुपीज, फेस वैल्यूज गिवन है यहाँ पर बॉन्ड की, और उनकी पीवीपी वैल्यू दी है। तो हमें पोर्टफोलियो पीवीपी को फाइंड करना है और रिजल्ट बताना है। सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? वेरी सिंपल। सबसे पहले हमें प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट को समझना पड़ेगा। क्या होता है ये? जैसे ही बॉन्ड प्राइस में चेंज आता है, जब इंटरेस्ट रेट 1 बेसिस पॉइंट से चेंज हो जाए, तो पोर्टफोलियो का पीवीपी बताता है कि कितना पोर्टफोलियो का वैल्यू चेंज होगा अगर यील्ड जो है वो 1 बेसिस पॉइंट से चेंज हो जाए। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर? पोर्टफोलियो पीवीपी इक्वल होता है पीवीपी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो अब कैलकुलेट करेंगे पीवीपी हर एक बॉन्ड के लिए। यहां पर 6% हमें दिया है 5 ईयर बॉन्ड का, तो सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां देखो, 0.0426 मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू क्या है 20 लाख, डिवाइडेड बाय 100। सो ये हमारा इक्वल होगा 852 के, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन स्टेप्स है जो आप कैलकुलेटर पे परफॉर्म कर सकते हो। फिर अगला बॉन्ड है 6 ईयर 20 ईयर के लिए। इसके लिए भी सेम हम अप्लाई करेंगे 0.1155 मल्टीप्लाई 10 लाख डिवाइड बाय 100। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा यहाँ पर
1155. देन 9 ईयर बॉन्ड के लिए ये हो गया 6%, मतलब 0.0459 मल्टीप्लाई बाय 30 लाख डिवाइड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 1377. And then 0.1435 multiply by 20 lakh divide by 100, which is equals to 2870. अब हमारे पास यहाँ पर पीवीपी आ गया अलग अलग बॉन्ड्स के लिए, तो पोर्टफोलियो पीवीपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा. पोर्टफोलियो पीवीपीपी हो गया इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे 852 प्लस 1155 प्लस 1377 एंड 2870. ठीक है, तो ये हमारा इक्वल हो गया, ऐड करोगे ₹6254. ठीक है, पोर्टफोलियो पीवीपी आ गया. अब जो हमारा पीवीपी है वो इतना है, तो मतलब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है 1 बेसिस पॉइंट से, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ₹6254 से. अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है 1 बेसिस पॉइंट से, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ₹6254 से. मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस घटता है, और अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ता है. इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, सो 1 बेसिस पॉइंट वैल्यू का इंक्रीज होना मतलब पोर्टफोलियो का लॉस हो जाना 6254 से. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एक ट्रेडर ने होल्ड की है लॉन्ग पोजीशन 1 लाख की एक 20 ईयर 9% 2041 बॉन्ड के लिए. बॉन्ड का प्राइस दिया है, यील्ड दिया है, पीवीपी दिया है. हेज करना है कि इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, उसके अगेंस्ट हेज करना है, तो ट्रेडर डिसाइड करता है 10 साल का कूपन, जीरो कूपन बॉन्ड 2031 बॉन्ड. तो बेसिस पॉइंट वैल्यू जीरो कूपन बॉन्ड की इतनी है, तो एज्यूम करते हैं यील्ड बीटा 1 है. तो क्या नॉमिनल वैल्यू होगी जीरो कूपन बॉन्ड की जो कि सोल्ड होगा इस पोजीशन को हेज करने के लिए. देखो, अगर हम क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को समझें, सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, जहां पर क्या है कि ट्रेडर जो है उसकी लॉन्ग पोजीशन है. अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, लॉस होगा. इसके लिए ट्रेडर क्या कर रहा है, अनदर बॉन्ड को शॉर्ट कर रहा है जिसका प्राइस गिरेगा अगर रेट बढ़ते हैं. तो जो गेन है शॉर्ट पोजीशन से वो लॉस को ऑफसेट करती है लॉन्ग पोजीशन पे. अब हेज रेशो क्या होती है, हेज रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है पीवीवीपी बॉन्ड डिवाइड बाय पीवीवीपी ऑफ हेज इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, मतलब यहां पर 0.1435 is divided by 0.0537. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रेशियो में 2.6723. ठीक है, मतलब हर ₹1 जो इन्वेस्टेड है 20 साल के बॉन्ड में शॉर्ट होगा ₹2.6723 से जीरो कूपन बॉन्ड के, ताकि हेज किया जा सके इंटरेस्ट रेट रिस्क. पोजीशन कितनी है ओरिजिनल बॉन्ड की, ₹1,00,000. कितना हेज की जरूरत है, यहां पर हम डिवाइड करेंगे, 10 लाख रुपए है. हाँ, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2.6723 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये होगा हमारा 2672253.
ठीक है, मतलब ट्रेडर का जो शॉर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली इतने रुपए से होगा जीरो कूपन बॉन्ड में हेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए। अगर इंटरेस्ट रेट राइज होता है 1 बेसिस पॉइंट से, लॉन्ग पोजीशन में तो लॉस होगा, शॉर्ट जीरो कूपन बॉन्ड में गेन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बीबीबी ये बेसिस पॉइंट वैल्यू मैच्ड है, तो लॉस जो है लॉन्ग पोजीशन में अप्रोक्सीमेटली गेन है हेज पोजीशन का, और पोर्टफोलियो जो है इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है हेज रेशो का फॉर्मूला लर्न करना और हेज अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे बात करते हैं। एक बॉन्ड ने 30 रुपए कूपन देता है वो हर आधे साल में 3 साल के लिए, और मेच्योरिटी पर इन्वेस्टर को 1030 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए प्रिंसिपल का और 30 रुपए कूपन का। प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है हमें कैश फ्लोज की, सम दिया हुआ है कैश फ्लोज का, और यहाँ पर पीवी इंटू टी का भी सम दिया हुआ है। तो हमें मकाले ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है। क्या होगा इसका मकाले ड्यूरेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट टाइम डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट टाइम का। ठीक है, मतलब अगर आप यहां पर देखो, यहां पर हमें दोनों का सम दिया हुआ है, ये है 5274.3387 डिवाइडेड बाय 947.5787। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5.5661 पीरियड्स। ठीक है, मतलब बॉन्ड यहां पर क्या कह रहा है कि बॉन्ड जो है वो सेमी एनुअल कूपन्स को पे करता है, मतलब एक पीरियड 6 महीने के बराबर है, 2 पीरियड मतलब 1 ईयर के बराबर है। तो ड्यूरेशन निकालेंगे हम, जहां पर ड्यूरेशन को कैलकुलेट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 5.5661 डिवाइड बाय 2 से, तो ये हमारा इक्वल होगा 2.7830 ईयर्स के। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? मकाले ड्यूरेशन निकल आया। ड्यूरेशन हमें बताता है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के बारे में। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। प्राइस चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस चेंज का फॉर्मूला होता है नेगेटिव ड्यूरेशन मल्टीप्लाई चेंज इन ईल्ड। लॉन्गर ड्यूरेशन का बॉन्ड ज्यादा सेंसिटिव होता है इंटरेस्ट रेट चेंज के लिए। सो ड्यूरेशन क्या है? वेटेड एवरेज टाइम रिकवर करना पैसा बॉन्ड से। अर्ली कूपन मतलब लोअर ड्यूरेशन, और लार्ज मेच्योरिटी पेमेंट मतलब ड्यूरेशन को इंक्रीज करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर हम सीखेंगे पोर्टफोलियो ड्यूरेशन को निकालना। यहां पर एक पोर्टफोलियो जो 3 ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स को बताता है कुछ करेक्टरिस्टिक्स के साथ, टोटल मार्केट वैल्यू दे रखा है पोर्टफोलियो का, ड्यूरेशन निकालना है पोर्टफोलियो का। यहां पर देखो, पोर्टफोलियो ड्यूरेशन वेटेड एवरेज होता है इंडिविजुअल बॉन्ड ड्यूरेशंस का। पोर्टफोलियो ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वेट ऑफ द ईच बॉन्ड एंड ड्यूरेशन ऑफ द ईच बॉन्ड, मतलब वेट एंड ड्यूरेशन मल्टीप्लाई वेट 2 ड्यूरेशन 2 मल्टीप्लाई वेट 3 ड्यूरेशन 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब वेट कैसे निकालते हैं हम? वेट निकालते हैं, वेट का फॉर्मूला होता है हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मार्केट वैल्यू बॉन्ड का डिवाइड कर देना टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू से।
ठीक है, अब निकालते हैं सबसे पहले बॉन्ड 1 के लिए। बॉन्ड 1 के लिए निकालेंगे यहां पर W1 जो कि है मार्केट वैल्यू 40 लाख डिवाइडेड बाय टोटल पोर्टफोलियो ड्यूरेशन कितना है यहां पर, वो है हमें दे रखा है 1131770। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.3534। इसी तरीके से बॉन्ड 2 के लिए निकाल लेंगे वेट 2, तो ये हमारा कितना है 5864,600 डिवाइड बाय 11317070। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया इक्वल 0.5182। ऐसे ही निकालेंगे बॉन्ड 3 के लिए वेट 3, तो ये है हमारा 1452470 डिवाइड बाय 11317070, that is equals to how much 0.1283। अब कैलकुलेट करते हैं इसको, वेटेड ड्यूरेशन निकालना है, मतलब ये होगा हमारा इक्वल कितने के 0.3534 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच 4.2177। ठीक है, इतना ही दे रखा है, मैं यहां पर एरर दे रखा ड्यूरेशन। फिर उसके बाद प्लस 0.5182 मल्टीप्लाई बाय 8.5970 प्लस 0.1283 मल्टीप्लाई बाय 11.1675। फॉर्मूला में अप्लाई कर दी वैल्यूज, तो ये हमारा आएगा 1.4905 प्लस सेकेंड कैलकुलेशन करेंगे तो 4.4550 प्लस ये कैलकुलेट करके आएगा हमारा 1.4328। ऐड कर लेंगे इसको, तो ऐड करने के बाद हमारा यहां पर आएगा 7.3783। ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो ड्यूरेशन हो गया 7.38 ईयर्स। सो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है 1% से, तो पोर्टफोलियो का प्राइस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए पोर्टफोलियो मॉडरेटली सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट चेंज के लिए। सो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन सिंपली वेटेड एवरेज ड्यूरेशन होता है। पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे, वेट को कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वेट को ड्यूरेशन से, एंड देन उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट अगर 1 बेसिस पॉइंट से चेंज हो जाए तो बॉन्ड की प्राइस कितनी चेंज होगी। अगर किसी बॉन्ड का प्राइस पीवीपी जो है वो ₹50 है, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट 1 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू ₹50 से गिरेगी। अगर इंटरेस्ट रेट 1 बेसिस पॉइंट से घटेगा तो बॉन्ड प्राइस ₹50 से बढ़ेगी। बैंक्स पीवीवी का यूज रिस्क कंट्रोल करने के लिए करते हैं। बैंक बोल सकता है एग्जाम्पल कि डीलर का पीवीपी लिमिट 20,000 रुपए है, मतलब अगर इंटरेस्ट 1 बेसिस पॉइंट से चेंज हुआ तो पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो 20,000 से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए पीवीवीपी रिस्क मेजरमेंट, हेजिंग, ट्रेडिंग लिमिट सब में यूज होता है। तो अगर
यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेडर ने होल्ड कर रखा है बॉन्ड, प्राइस वैल्यू पीवीबी 85 रुपीज से, मार्केट की इंटरेस्ट रेट 5 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो गई, तो कितना अप्रोक्सीमेट चेंज आएगा बॉन्ड प्राइस में? देखो वेरी सिंपल, 1 बेसिस पॉइंट चेंज होना मतलब ₹85 जो है उसका प्राइस चेंज हो जाना। अगर इंटरेस्ट रेट जो है बोल रहा है इंटरेस्ट रेट राइज होता है 5 बेसिस पॉइंट से, तो प्राइस चेंज कितना हुआ? 85 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5, 425 पॉइंट्स। अब यहां पर इंटरेस्ट रेट हो रहा है राइज, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर बॉन्ड प्राइस गिरता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा, ₹425 डिग्रीज। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ड्यूरेशन मैंने आपको बताया, ड्यूरेशन क्या होता है, देखो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। बॉन्ड से पैसा वापस मिलने का वेटेड एवरेज टाइम, ड्यूरेशन बताता है बॉन्ड इंटरेस्ट चेंज होने के लिए कितना सेंसिटिव है, बॉन्ड इंटरेस्ट चेंज रेट चेंज के लिए कितना सेंसिटिव है। सपोज अगर बॉन्ड ए का ड्यूरेशन 3 साल का है, वहीं बॉन्ड बी का ड्यूरेशन 8 साल का है, अगर इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया तो बॉन्ड ए का जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा और बॉन्ड बी का जो प्राइस है वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब जितना लॉन्गर ड्यूरेशन बॉन्ड होगा उतना ही रिस्की होता है इंटरेस्ट चेंज के लिए। तो सपोज यहां पर अगर 2 बॉन्ड है सेम यील्ड के साथ लेकिन ड्यूरेशन अलग है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया 1% से, तो कौन सा बॉन्ड ग्रेटर डिक्लाइन को एक्सपीरियंस करेगा? देखो 4% को 1% से मल्टीप्लाई करेंगे, 4% प्राइस चेंज हो गया। दूसरा 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9% हो गया। बॉन्ड भी ज्यादा गिर जाएगा क्योंकि ड्यूरेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसीलिए आंसर होगा बॉन्ड बी यहां पर। अब आती है बात मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ड्यूरेशन का ही इंप्रूव्ड वर्जन है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है मकाले ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस ईल्ड। ठीक है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है मकाले ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस ईल्ड। ठीक है, यही होता है, यहां पर आपको दिया हुआ है फॉर्मूला। इसका यूज प्राइस चेंज चेंज करने के लिए होता है, एस्टिमेट करने के लिए। और परसेंट प्राइस चेंज कितना होता है, वो होता है हमारा परसेंट प्राइस चेंज कैसे निकालते हैं, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन यील्ड। ये फॉर्मूला है हमारा परसेंट प्राइस चेंज निकालने का। मतलब अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 6 है और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है 1% से, तो प्राइस चेंज होगा 6%, वो भी फॉल। तो अगर सपोज एक मकाले ड्यूरेशन 7 साल का है और यील्ड दिया है 5%, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगा हमारा 7 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.05, दैट विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 1.05 which is equals to 6.67। 6.67 यहां पर करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हुआ। ठीक है, अब बात आती है कन्वेक्सिटी की। कन्वेक्सिटी क्या है, देखो कन्वेक्सिटी, देखो ड्यूरेशन तो सिर्फ स्मॉल इंटरेस्ट चेंजेस के लिए एक्यूरेट होता है। ठीक है, जितने भी स्मॉल हमारे चेंजेस होते हैं, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा चेंज होता है तब बॉन्ड का प्राइस एग्जैक्ट लीनियर चेंज होता है। बॉन्ड प्राइस और यील्ड का रिलेशन कर्व शेप में होता है, इसी कर्व को मेजर करने के लिए यूज होता है कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी बताता है कि बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट चेंज पर कितनी कर्व मूवमेंट करेगा। हाइयर कॉन्वेक्सिटी बॉन्ड्स, अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो प्राइस ज्यादा बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट राइज होता है तो प्राइस कम गिरेगी। इसीलिए इन्वेस्टर्स को हाई
कॉन्वेक्सिटी के जो बॉन्ड्स होते हैं वो पसंद होते हैं। तो क्यों कन्वेक्सिटी इंपॉर्टेंट है बॉन्ड रिस्क मैनेजमेंट में? क्योंकि ड्यूरेशन एज्यूम करता है प्राइस चेंज, वो भी स्ट्रेट लाइन में, लेकिन रियलिटी में बॉन्ड प्राइस कर्व शेप में मूव करता है। कन्वेक्सिटी इसी कर्व को मेजर करती है और ड्यूरेशन एरर को करेक्ट करता है जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है और बेसिकली लार्ज होता है। इसीलिए यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। इट करेक्ट्स द ड्यूरेशन एस्टिमेट फॉर लार्ज इंटरेस्ट रेट चेंज। फिर आता है इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली इंटरेस्ट रेट रिस्क से पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना। ये कैसे होता है? बैंक एसेट की जितनी भी ड्यूरेशन होगी वो लाइबिलिटीज ड्यूरेशन के इक्वल होनी चाहिए, इक्वल कर देता है। सपोज करो लॉन्ग का जो कोई लॉन्ग लोन का ड्यूरेशन है वो 5 साल का है, डिपॉजिट का ड्यूरेशन 5 साल का है। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए तो एसेट और लाइबिलिटीज दोनों का वैल्यू चेंज सेम डायरेक्शन में होगा, नेट इंपैक्ट 0 हो जाएगा। इसी टेक्निक को बोलते हैं ड्यूरेशन को मैच करना या इम्यूनाइजेशन करना। अगर एक बैंक चाहता है कि वो अपनी बैलेंस शीट को इम्यूनाइज करे इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए, तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी वो अडॉप्ट करेगा? देखो, सिर्फ एक ही बेसिक रूल है, ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज। अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा एसेट और लाइबिलिटीज का वैल्यू चेंज इक्वल हो जाएगा। इसी से नेट पोर्टफोलियो सेफ हो जाता है। सो हमारा ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, मैचिंग द ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। वैल्यू एट रिस्क का एक ऐसा स्टैटिस्टिकल आप मेजर बोल सकते हो। सोचो एक बैंक का ट्रेजरी डीलर है जो मार्केट में बॉन्ड्स, फॉरेक्स और इक्विटीज में ट्रेड करता है। अब मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहता, तो कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कभी शेयर प्राइस गिर जाता है, कभी करेंसी फ्लक्चुएट करती है। अब डीलर को एक इंपॉर्टेंट चीज उसके दिमाग में आती है कि अगर मार्केट खराब हो गया तो एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बैंक्स यूज करते हैं वैल्यू एट रिस्क। मान लो बैंक ने कैलकुलेशन की और रिजल्ट आए कि डेली वैल्यू एट रिस्क जो है वो 1 लाख है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर। इसका क्या मतलब है? मतलब 100 दिन में 95 दिन लॉस 1 लाख से ज्यादा नहीं होगा। सिर्फ 5 दिन ऐसे हो सकते हैं जहां लॉस 1 लाख से ज्यादा होगा। यही वैल्यू एट रिस्क एक सेफ्टी एस्टीमेट है जो कि बताता है कि नॉर्मल मार्केट कंडीशन में मैक्सिमम एक्सपेक्टेड लॉस कितना हो सकता है। मतलब वर्स्ट एक्सपेक्टेड लॉस को एक टाइम पीरियड में गिवन कॉन्फिडेंस लेवल पर एग्जामिन करना। अगर एक दिन का वैल्यू एट रिस्क 5 लाख एट 99% दिया है तो 99% चांस है कि 5 लाख से कम होगा और 1% चांस है कि 5 लाख से ज्यादा हो सकता है। यानी कि वैल्यू एट रिस्क बैंक का रिस्क कंट्रोल, कैपिटल प्लानिंग, ट्रेडिंग लिमिट्स को डिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। यहां पर एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर जो यूज होता है मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस को जानने के लिए एक पोर्टफोलियो के एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे, वो भी गिवन कॉन्फिडेंस लेवल के साथ नॉर्मल मार्केट कंडीशन में। ये मार्केट रिस्क बहुत सारी अनसर्टेनिटीज की वजह से आता है। जैसे कि हमें पता है मार्केट रिस्क तो होता ही इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी रिस्क, एक्सचेंज रिस्क रेट्स की वजह से। लेकिन वैल्यू एट रिस्क जो है वो ऐसा प्रोबेबिलिटी है और ऐसा स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो वर्स्ट एक्सपेक्टेड लॉसेस को एस्टिमेट कर देता है। जैसे अगर एक पोर्टफोलियो का एक दिन का वैल्यू एट रिस्क मैंने आपको बताया 1 लाख है, तो 95% कॉन्फिडेंस पे है, तो 5% ही चांस है कि जो लॉस है वो 1 लाख रुपए से एक्सीड कर जाएगा।
बाकी 95% चांस यही है कि 1 लाख से कम ही रहेगा। तो ये एक तरीके से परसेंटाइल है जो प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल कौन से यूज होते हैं? 95% या 99%। और होल्डिंग पीरियड्स में 1 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक आ सकता है। वैल्यू एट रिस्क अपने मार्केट के रिस्क को मेजर करने के लिए ट्रेडिंग बुक में यूज करता है वैल्यू एट रिस्क का। अब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर एक बैंक 10 दिन का वैल्यू एट रिस्क को रिपोर्ट करता है अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में, जिसका जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो 20 मिलियन है और 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर वो इसको दिखाता है, ठीक है। मतलब एक बैंक रिपोर्ट कर रहा है 10 दिन का वैल्यू एट रिस्क अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का 20 मिलियन 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर। तो कौन सा इंटरप्रिटेशन इनमें से दिया गया सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? तो चलो पता करते हैं इसके आंसर को। 99% कॉन्फिडेंस यहां पर दिया है, 99% कॉन्फिडेंस लेवल हमें दिया है कि वो कितना है हमारा 20 मिलियन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? 100 सिनेरियोज में से 99 सिनेरियोज में लॉस 20 मिलियन से कम या इक्वल होगा। सिर्फ 1% केस में लॉस 20 मिलियन से ज्यादा भी हो सकता है। सो वैल्यू एट रिस्क एग्जैक्ट लॉस नहीं बताता, वैल्यू एट रिस्क मैक्सिमम गारंटीड लॉस नहीं होता, वैल्यू एट रिस्क प्रोबेबिलिटी बेस्ड एस्टिमेट होता है। सो लॉस वैल्यू एट रिस्क अमाउंट से एक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है। सो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि 99% प्रोबेबिलिटी कि लॉस एक्सीड नहीं करेगा 20 बिलियन से अगले 10 दिनों में नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के अंदर। फिर हम बात करते हैं कुछ मल्टीपल पर्पसेस के लिए जिसमें वैल्यू एट रिस्क का यूज किया जाता है। ऐसे कौन से वो पर्पसेस है? देखो, एक बैंक का रिस्क मैनेजर है जो डेली ट्रेडिंग डेस्क को मॉनिटर करता है। बैंक के ट्रेडर्स बॉन्ड्स, फॉरेक्स, इक्विटीज सब में पोजीशन लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, मतलब जो बैंक के जो ट्रेडर बॉन्ड्स होते हैं वो सब पोजीशन ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिस्क मैनेजर को यहां पर मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। एज अ रिस्क मैनेजर उसको रिस्क को मेजर करना है, उसको रिस्क को कंट्रोल करना है और उसको रिस्क के हिसाब से कैपिटल को एलोकेट करना है, ठीक है। यही काम होता है रिस्क मैनेजर का। और सबसे इंपॉर्टेंट टूल इसके अंदर बन गया वैल्यू एट रिस्क। पैसिव यूज क्या है? सबसे पहले रिस्क मैनेजर वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करेगा। सपोज अगर डेली वैल्यू एट रिस्क 5 करोड़ है 99% पर, मतलब इसका मतलब क्या है? अगर वैल्यू एट रिस्क ज्यादा है तो पोर्टफोलियो यहां पर रिस्की है, अगर वैल्यू एट रिस्क कम है तो पोर्टफोलियो कम रिस्की है। इसमें वैल्यू एट रिस्क से बैंक डिफरेंट पोजीशंस के रिस्क के बेसिस पर रैंक कर सकता है। मैनेजमेंट को डेली रिपोर्ट मिलेगी ट्रेडिंग डेस्क का टोटल रिस्क कितना है। फिर है हमारा डिफेंसिव कंट्रोल, मतलब अब मैनेजमेंट कहता है ट्रेडर अनलिमिटेड रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए बैंक वैल्यू एट रिस्क की लिमिट सेट कर देता है। मतलब कोई ट्रेडर ए है, उसकी वैल्यू एट रिस्क की लिमिट 2 करोड़ है और ट्रेडिंग डेस्क वैल्यू एट रिस्क 20 करोड़ है। अगर वैल्यू एट रिस्क लिमिट क्रॉस हो गई तो ट्रेडर को अपनी पोजीशन रिड्यूस करनी पड़ेगी। इस तरह वैल्यू एट रिस्क कंट्रोल सिस्टम बन जाता है। एंड तीसरा है हमारा यहां पर एक्टिव यूज, कैपिटल एलोकेशन। मतलब रेगुलेटर्स जैसे बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्क के हिसाब से कैपिटल रखने को कहते हैं। वैल्यू एट रिस्क हेल्प करता है ये पता लगाने में कि बैंक को मार्केट रिस्क के लिए कितना कैपिटल रखना पड़ेगा
और इसी अप्रोच को इंटरनल मॉडल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, इसी अप्रोच को इंटरनल मॉडल अप्रोच भी कहते हैं। अब कौन कौन यूज कर सकता है वैल्यू एट रिस्क? वैल्यू एट रिस्क को बेसिकली यूज कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए काम का है। लार्ज ट्रेडिंग बैंक्स रिस्क मेजर करते हैं और ताकि किसी भी तरीके का डिजास्टर ना हो, इसीलिए वो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनका यूज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा रेगुलेटर्स यूज कर सकते हैं। रेगुलेटर्स जो है वो वैल्यू एट रिस्क का यूज कर सकते हैं ताकि कैपिटल की एडिक्वेसी को मेजर कर सके। नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस यूज कर सकती हैं। एसेट के मैनेजर्स यूज कर सकते हैं। और कुछ कंट्रीज वैल्यू एट रिस्क एनालिसिस से डिसाइड करते हैं कि फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए या नहीं, डेट की मेच्योरिटी को बढ़ाना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो मेजर एजम्पशंस क्या है वैल्यू एट रिस्क के कैलकुलेशन में? देखो, वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल एजम्पशन लिए जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्टेशनैरिटी, मतलब रिटर्न फ्लक्चुएट, जितनी भी रिटर्न है फ्लक्चुएशन टाइम के टाइम पर बेसिकली वो सिमिलर प्रोबेबिलिटी को रखते हैं। मतलब मार्केट बिहेवियर एक स्टेबल पॉट पैटर्न को ही फॉलो करता है। रैंडम वॉक मतलब ऐसा नहीं है कि आज का रिटर्न कल का रिटर्न प्रेडिक्ट नहीं करता। अगर आज मार्केट गिराए तो जरूरी नहीं है कि कल भी गिरे। नॉन नेगेटिविटी मतलब स्टॉक प्राइस 0 हो सकता है लेकिन 100 नहीं हो सकता। लिमिटेड लायबिलिटी एसेट नेगेटिव प्राइस नहीं ले सकते और रिटर्न्स को एज्यूम किया जाता है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करके। अगर मीन 0 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन वॉलेटिलिटी के इक्वल होगा। लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसमें एजम्पशंस एक्यूरेट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एजम्पशंस हमेशा एक्यूरेट ही होंगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एजम्पशन वैल्यू एट रिस्क को अंडरलाई करता है और डायरेक्टली वॉयलेट माना जाता है जब एक पोर्टफोलियो में लार्ज प्रोपोर्शन के ऑप्शंस हो, वो भी एसिमेट्रिक पे ऑफ्स के साथ। देखो, जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं ना, उनका जो पे ऑफ होता है वो लीनियर हो ही नहीं सकता, लीनियर होता ही नहीं। मतलब स्टॉक रिटर्न सिमेट्रिक होता है। वैल्यू एट रिस्क की कैलकुलेशन में जनरली एज्यूम यही किया जाता है कि रिटर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है कि एक्सट्रीम आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशनल एजम्पशन। डिस्ट्रीब्यूशनल एजम्पशन में क्या होता है, एक्सट्रीम आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, जबकि स्टेशनैरिटी में टाइम स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। रैंडम वॉक मतलब कि जरूरी नहीं है कि आज जो रिटर्न है वो कल ही हो। नॉन नेगेटिविटी में एसेट का प्राइस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉसिबल है कि नेगेटिव भी हो जाए। सो इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। अब वैल्यू एट रिस्क के क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अगर हम इसको समझें, थोड़ा सा ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन ध्यान से समझने पे आ जाएगा। सपोज करो एक बैंक का रिस्क मैनेजर रोज ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के रिस्क को मेजर करता है, वो भी वैल्यू एट रिस्क का यूज करके। अब वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करने से पहले उसको 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं और यही वैल्यू एट रिस्क के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। चॉइस ऑफ टाइम हॉरिजन मतलब कितने टाइम का रिस्क मेजर करना है। रिस्क मैनेजर सोचता है कि अगर मार्केट खराब हो गया तो पोर्टफोलियो को बेचने में कितना टाइम लगेगा, इसी को कहते हैं लिक्विडेशन पीरियड। मतलब जितने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हैं उनके लिए हम 1 डे वैल्यू एट रिस्क का यूज कर रहे हैं। क्रेडिट पोर्टफोलियो के लिए एक
साल का वैल्यू एट रिस्क यूज कर रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग एसेट्स बहुत लिक्विड होते हैं, जबकि लोन एसेट जल्दी सेल नहीं होते। इसीलिए बैंक ट्रेडिंग डेस्क का रिस्क डेली बेसिस पर मेजर करता है। टाइम हॉरिजन का मतलब है कितना टाइम लगेगा लिक्विडेट करने में और पोर्टफोलियो को हेज करने में। फिर कॉन्फिडेंस लेवल का चूज करना। अब रिस्क मैनेजर डिसाइड करता है कि कितनी सर्टेनिटी के साथ मैक्सिमम लॉस एस्टिमेट करना है। कुछ कॉमन लेवल्स हैं 90%, 95%, 99%। तो अगर बाय चांस एग्जाम्पल लेते हैं, डेली वैल्यू एट रिस्क 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर 10 करोड़ है, तो मतलब 99% चांस है कि 10 करोड़ से कम ही लॉस होगा। 1% में ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। जितना ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतनी ज्यादा सेफ्टी है, उतनी ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बीसीबीएस जैसे यूजुअली 99% को प्रेफर करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल को। फिर बात आती है बैक टेस्टिंग की। बैक टेस्टिंग क्या करता है? रिस्क मैनेजर चेक करता है कि क्या वैल्यू एट रिस्क मॉडल रियली में सही काम कर रहा है, और इसी चेकिंग के प्रोसेस को बैक टेस्टिंग कहते हैं। कि अगर वैल्यू एट रिस्क 99% है तो क्या 100 दिन में सिर्फ एक ही दिन वैल्यू एट रिस्क से ज्यादा लॉस हो रहा है, और अगर ये ब्रीच हो गया तो इसका मतलब क्या है कि उसने ठीक से काम किया ही नहीं, वैल्यू एट रिस्क ने ठीक से काम किया ही नहीं, मॉडल गलत हो गया। ठीक है। फिर यहां पर हम बात करेंगे कुछ मैथडोलॉजीज की। देखो 3 इंपॉर्टेंट मेजर अप्रोचेस होते हैं वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने के। सबसे पहले आता है हमारा पैरामेट्रिक मेथड, वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड। इसमें इसमें एज्यूम किया जाता है कि पोर्टफोलियो रिटर्न्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? ये एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब जहां पर बेसिकली प्रोबेबिलिटी की जाती है और रेगुलरली डेटा को रिप्रेजेंट करके उसको एनालाइज किया जाता है। अब वैल्यू एट रिस्क करने के लिए भी पैरामीटर्स का यूज होता है कि कितनी वॉलेटिलिटी है, और बेसिकली इस अप्रोच का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, बहुत ही आसान मैथमेटिकल मॉडल है। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी एज्यूम रियल नहीं करता। फिर आता है हमारे पास दूसरा मेथड, हिस्टोरिकल साइमुलेशन मेथड। जैसा नाम वैसा काम, मतलब पुराने डेटा को यूज करके यहां पर एजम्पशंस की जाती वैल्यू एट रिस्क की। यहां पर रियल मार्केट मूवमेंट्स को यूज किया जाता है, और पास्ट डेटा से फ्यूचर का जो है प्रोबेबिलिटी को ढूंढा जाता है, जो बेसिकली कभी कभी गलत भी हो सकता है। एंड देन हमारा आता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। इसके अंदर क्या होता है? ये सबसे एडवांस मेथड है। इसमें कंप्यूटर 1000 करोड़ों में, लाखों में रैंडम मार्केट सिनेरियोस को जनरेट करता है, फिर हर सिनेरियो में पोर्टफोलियो वैल्यू को कैलकुलेट करता है। उसके बाद जो वर्स्ट परसेंटाइल होता है उसे वैल्यू एट रिस्क माना जाता है। बहुत फ्लेक्सिबल है और कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो को बहुत आसानी से हैंडल भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है। एक बैंक अगर पैरामेट्रिक वेरिएंस कोवेरिएंस अप्रोच का यूज कर रहा है अपने वैल्यू एट रिस्क को एस्टिमेट करने के लिए अपनी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो से, कौन सा एजम्पशन सबसे ज्यादा जरूरी होगा इस मेथड की वैलिडिटी के लिए? देखो, पैरामेट्रिक वेरिएंस कोवेरिएंस वैल्यू एट रिस्क मेथड में मेन एजम्पशन ही होता है जो कि रिटर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। वैल्यू एट रिस्क फॉर्मूला डिपेंड होता है वॉलेटिलिटी कितनी है और कोरिलेशन कितना है, और रिस्क को मेजर किया जाता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से। प्रॉपर इसके न्यूमेरिकल्स हैं। यहां पर हम बात करेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट।
सो यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि पोर्टफोलियो रिटर्न एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है जो मीन और वेरिएंस से कैलकुलेट किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। एक स्मॉल ओवरव्यू, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे यहां पर, अगर एक पोर्टफोलियो में बहुत सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एक रिस्क मैनेजर चाहता है वैल्यू एट रिस्क मॉडल जो नॉन लीनियर पे ऑफ को कैप्चर कर ले और जितने फैट टेल डिस्ट्रीब्यूशंस है उनको कैप्चर कर ले, सिर्फ हिस्टोरिकल मार्केट ऑब्जर्वेशंस पर ना डिपेंड करके, तो कौन सा वैल्यू एट रिस्क मेथोडोलॉजी यहां पर यूज होगा? देखो, मैंने आपको बताया पैरामेट्रिक मेथड में तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम होता है जो कि नॉन लीनियर पोर्टफोलियो के लिए वीक है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर ये नॉन लीनियर पोर्टफोलियो होता क्या है। आप ऐसे मान सकते हो, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जितने नॉन लीनियर पोर्टफोलियो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स को कैप्चर करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक नॉन प्रोपोर्शनल सा रिश्ता बिठा करके रिस्क और रिटर्न का। ठीक है, इसमें बहुत एडवांस टेक्निक्स की जरूरत होती है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो एज्यूम करता है, तो नॉन लीनियर पोर्टफोलियो के लिए तो बहुत ही रिस्की है। हिस्टोरिकल सिमुलेशन में तो हमें पता है कि सिर्फ पास्ट डेटा का यूज होता है, तो एक्सट्रीम इवेंट्स इसमें मिस हो सकते हैं। अब मॉन्टे कार्लो मैंने आपको एडवांस मेथड बताया था जो रैंडम सिनेरियोस को जनरेट करता है, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स को हैंडल करता है और फैट टेल डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडल कर सकता है। सो इसीलिए यहाँ पर मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन सबसे एक्यूरेट है कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियोज के लिए। सो जहां कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो का नाम आए वहां मॉन्टे कार्लो आपको याद रखना है। फिर बात आती है, अगर डेली वैल्यू एट रिस्क ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का 5 मिलियन है 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर, तो कितने दिन 100 में से 5 मिलियन से ज्यादा लॉस एक्सपेक्ट करेंगे? मैंने आपको बताया इसका आंसर बहुत आसान है। वैल्यू एट रिस्क का कॉन्सेप्ट यही है। डेली वैल्यू एट रिस्क यहाँ पर 5 मिलियन दे रखा है 95% कॉन्फिडेंस पर, तो मतलब 95% प्रोबेबिलिटी है कि लॉस 5 मिलियन से कम या इक्वल होगा और 5% प्रोबेबिलिटी है कि लॉस 5 मिलियन से ज्यादा होगा। तो अब अगर 100 ट्रेडिंग डेज कंसिडर कर रहे हैं तो मतलब 95 डेज तो यहां पर जो लॉस है वो 5 मिलियन से कम ही होगा, लेकिन 5 दिन ऐसे हैं जहां पर 95 मिलियन क्रॉस कर सकता है। सो यहां पर ज्यादा पूछा है तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। बेसल कमिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने दिन मार्केट रिस्क को, वैल्यू एट रिस्क को चाहिए मार्केट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए? देखो, रेगुलेटरी कैपिटल कैलकुलेशन के लिए बीसीबीएस ने रूल दिया है कि बैंक को 10 दिन का होल्डिंग पीरियड वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट करना होता है। रीजन, बैंक का पोजीशन अनवाइंड करने में टाइम लगता है और एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस में इमीडिएट लिक्विडेशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इमीडिएट लिक्विडेशन नहीं हो सकता जितनी खराब कंडीशन होगी। सो इसीलिए 10 डे वैल्यू एट रिस्क 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर परफेक्ट है। तो यहां पर रेगुलेटरी कैपिटल के लिए 10 दिन का टाइम लिया जाता है। पैरामेट्रिक मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन बनाता है उसके इफेक्टिवनेस को लेकर के। वो क्या एजम्पशन है? देखो, कोवेरियंस, वेरियंस कोवेरियंस मेथड एज्यूम करता है कि रिटर्न नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। मार्केट बिहेवियर स्टेबल कंडीशन में ही प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब वैल्यू एट रिस्क नॉर्मल मार्केट कंडीशन में एक्सपेक्टेड लॉस को एस्टिमेट करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर एक्सट्रीम इवेंट हो गया तो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो, कोई बहुत बड़ा फैट टेल इवेंट हो गया तो एक्यूरेटली कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ ये कैप्चर करता है नॉर्मल कंडीशंस में।
ठीक है। इट कैन प्रेडिक्ट लॉस अंडर ओनली नॉर्मल कंडीशन, बाकी एक्सट्रीम कंडीशन के लिए फेल हो जाएगा। अगर डेली वैल्यू एट रिस्क ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का 1 मिलियन है तो क्या होगा यहाँ पर 5 डेज का वैल्यू। सो कैलकुलेट करेंगे इसको। बेसिकली अगर हमें मल्टी डे वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है जो कि है इक्वल डेली वैल्यू एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ टाइम। मतलब यहां पर कितना दे रखा है, 1 डे का वैल्यू एट रिस्क, मतलब यहां पर 1 मिलियन है और 5 डेज अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, रूट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.2। सो 2.2 मिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, और ये आप बीएफएम में भी पढ़ चुके हो, डेली वॉलेटिलिटी निकालने का फॉर्मूला। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी तरीके के आपको सॉल्व करने पड़ेंगे वैल्यू एट रिस्क के लिए। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मेथड पर्टिकुलरली किसके लिए प्रोन है। देखो, मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन में रिस्क मैनेजर खुद एजम्पशंस को सेट करता है, वॉलेटिलिटी को, प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस को। अगर ये एजम्पशंस गलत हो गए तो पूरा का पूरा मॉडल रॉन्ग रिजल्ट देगा। इसी को कहते हैं मॉडल रिस्क। अगर वॉलेटिलिटी अंडर एस्टिमेट कर दी तो वैल्यू एट रिस्क भी अंडर एस्टिमेट हो जाएगा और बैंक रिस्क को अंडर एस्टिमेट करेगा। बिजनेस रिस्क क्या है, कंपनी के ऑपरेशन रिस्क तक ही सीमित है। स्ट्रैटेजिक रिस्क, जहां पर कंपनी कोई गलत डिसीजन ले ले। गवर्नेंस रिस्क मतलब मैनेजमेंट का इशू है वो। सो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉडल रिस्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट।